नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा वोटर बढ़ाकर महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली, अब दिल्ली और बिहार की बारी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में जल्द होगा विस्फोट। लोन लेने वालों को राहत, रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती, 5 साल बाद आरबीआई ने घटाई ब्याज दर। आम आदमी पार्टी द्वारा विधायकों को तोड़ने के आरोपों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर दागे 8 सवाल, प्रवासियों की वापसी को बताया मानवीय घटना। ट्रंप से मिलने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा सऊदी अरब अपने यहां बना सकता है नया फिलिस्तीन। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है। वहीं राहुल गांधी के बगल में बैठे संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का जमीर मर चुका है। ये अतिरिक्त 39 लाख मतदाता कहाँ जाएंगे? वो बिहार जाएंगे। उनमें से कुछ को दिल्ली चुनाव में देखा गया, वो अब बिहार और फिर यूपी जाएंगे। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से सभी सवालों का जवाब दिया है। राहुल गांधी कवर फायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं रहेगी और इसलिए वो उस दिन क्या बोलेंगे, कैसे एक नैरेटिव गढ़ेंगे, उसी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं और झूठ के साथ खुद को सांत्वना देते रहेंगे तो उनकी पार्टी का पुनरुद्धार संभव नहीं है। 39 लाख वोटर्स कहां से आए? देखिए, वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे
और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि चुनाव आयोग बायस्ड हो गया है। चुनाव आयोग के अंदर निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो तो मैं उसमें कुछ नहीं कहता, लेकिन पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है कि किस तरह से हिंदुस्तानियों को बेइज्जत कर करके और अपने ही देश में हथकड़ियां पहन करके 40 घंटे तक बैठा करके जानवर की तरह ठूस करके अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। और उसके बाद बेशर्मी की हद कि कैदियों वाली वैन के अंदर उनको ले जाने के लिए जैसे वो कोई वहां से क्राइम कर कर आ रहे हैं। लोग रोजगार की चाहत में जाते हैं बाहर, अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए गए थे। सर, मिल्कीपुर बाई इलेक्शन के बारे में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी एलिगेशन लगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उन्होंने क्या कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन तो बायस्ड हो गया है। इलेक्शन कमीशन तो बायस्ड हो गया है, उसको तो निष्पक्षता नाम की चीज बची नहीं इलेक्शन कमीशन के अंदर। और ये देश की जो संस्थाएं हैं उनको लगातार जो उनका हरण हो रहा है, जो लगातार उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। कैसे देखते हैं जो खरीद फरोख्त का ही एक आरोप है जो आम आदमी पार्टी भाजपा पे अभी लगा रही है, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी का तो यही काम है। देखिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से मिलकर खेल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, देश के अंदर इनको लगता है डर राहुल गांधी से, और ये लड़ाई इस तरह से रखना चाहते हैं कि राहुल गांधी आउट रहे। आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संसद में तख्ती लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध किया। भारतीयों के साथ हुए अपमान को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने ट्रंप के भारत आने पर विरोध का ऐलान किया है। पिछले लंबे समय से हमने सुना कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है, सही मायने में ढोल बज रहा है। जिस तरह का सलूक अमेरिका ने, जिस तरह का अपमान भारत के लोगों का किया, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैक्सिको और कोलंबिया जैसा देश जो है, उन्होंने अपने नागरिकों की रक्षा की। उन्होंने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि हम जो है इस अवस्था में नहीं लेंगे। उन्होंने अपना प्लेन भेज के उनको बुलाया, सरकार को आंख दिखाई, लेकिन हमारी सरकार ट्रंप जी से जवाब नहीं मांग पा रही है। हमने नमस्ते ट्रंप कराया, हमने वहां जाके प्रचार किया, उसके बावजूद भी जिस तरह का सलूक वो भारतीयों के साथ कर रहे हैं, यानी कि भारत की धरती पे आने के बाद भी इतने लंबे सफर में टांगों में जो है बेड़िया बांध के, पेट पे बेड़िया बांध के, हथकड़ियां बांध के, और किस तरह से बहनों को, बच्चों को और वहां जो नौजवान जिनको वापस लाया गया, और ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारे देश में जो बढ़ती बेरोजगारी, उसकी वजह से। अमेरिका अगर आज वहां स्टैंड कर रहा है, उसमें हमारा योगदान है। हमारी जो ब्रेन है, जो हमारी क्रीम लेयर है, वो यहाँ से वहां गई है। उन्होंने शिक्षा यहाँ प्राप्त की, लेकिन सेवा वहां की है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे हो, या सॉफ्टवेयर के लेवल पे हो, या वैज्ञानिक उसमें हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारा योगदान है उसमें। और आज उनका हमारे खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन, या इस तरह का जो है भविष्य में जो है इस तरह की योजनाएं, वो खतरनाक है। इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं विदेश मंत्री जी ने जिस तरह से कल चीजों को घुमाने का प्रयास किया, उनको जवाब देना चाहिए था कि इतने अच्छे संबंध होते हुए फिर ये हमारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि युद्ध बंदियों से भी बुरा सलूक हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किया गया। और जिस तरह से विदेशी नीति के फेलियर होने के कारण और उनका मिलिट्री जो है जहाज हमारे यहाँ उतर जाता, उसको परमिशन मिल जाती, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मैं विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि उन वीडियो में देख के अपने भारतीय नौजवानों को जो तकलीफ हमें हुई, जो भारत का अपमान हुआ है, वो हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं ऐलान करता हूं, अगर ट्रंप साहब यहाँ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आएंगे तो आजाद समाज पार्टी उनका पुरजोर विरोध करेगी। जो भी हमारे देश के सम्मान का खिलवाड़ करेगा, हम लोग उसको किसी भी कीमत पे उसको स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा विस्फोट होने की बात कही जा रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों से खबर है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बड़ी संख्या में सांसद, विधायक, विभाग प्रमुख और
अन्य पदाधिकारी जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन करेंगे। ये खबर पिछले कई दिनों से सूबे में छाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के 5 सांसद 7 विधायकों को एकनाथ शिंदे की पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में बताया जा रहा है, जिनमें शिंदे के सबसे भरोसेमंद एक कैबिनेट मंत्री हैं जो उद्धव की पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आज पूरे देश में सभी चैनलों पर खबरें चल रही है। हम भी स्तंभित हुए कि यह खबरें कैसी आई, कहां से आई। आप जानते हो कि पार्लियामेंट शुरू है और जिनके पैरों तले मिट्टी जमीन हिल रही है, ना यहाँ कारोबार ठीक हो रहा है, ना राज्यों में कारोबार हो रहा है, ठीक हो रहा है। वो जो पालक मंत्री के लिए भी जो झगड़े चल रहे हैं आपस में, मंत्रियों पर भ्रष्टाचारों के आरोप हो रहे हैं, मंत्रियों पर अनाचार के आरोप हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार वहां इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी ठीक से चल नहीं रही है। फिर ये कैसे करेंगे? तो फिर हवा चला दो। कल ही आप जानते हो, कल ही हमारे पार्लियामेंट में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को कार्यालय के लिए जगह मिली, हमने उसका उद्घाटन किया। सभी सांसद 11 के 11, 9 हम लोग, 9 2 11, 2 हमारे राज्यसभा के सांसद, सभी वहां उपस्थित थे। अब ऐसी स्थिति में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और उनके ऊपर ही आरोप हो रहे, तो फिर खबरें घुमाए कैसे? तो ये खबर छोड़ दीजिए। और ये खबर इसलिए छोड़ी, इसलिए हमने आज तुरंत, आप जानते हो शुक्रवार के दिन लोकसभा में जब सांसद चलते तो सांसद अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए तैयार रहते। ऐसे वक्त में सभी यहाँ मिले, सभी आए हैं और सभी आपके सामने बैठे। शिवसेना का एक भी सांसद कहीं गया नहीं, वो 100% शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के साथ में है और निष्ठापूर्वक है, ये बताने के लिए हमने हरियाणा के करनाल में डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले 4 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाल ही में यूएस से डिपोर्ट होकर घर लौटे करनाल के 3 लोगों ने केस दर्ज करवाया है और करनाल पुलिस ने अब इमिग्रेशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि पुलिस ने शिकायतकर्ता और आरोपी का नाम शेयर नहीं किया है। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज़ में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहिए? बहुत सारे लोग 2 नंबर के लीगल माध्यम 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीज़ा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहाँ भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार ज़मीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर भेजते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी, कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज घोषणा की है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बीपीएस की कटौती कर दी है। इसे 6.50 से घटाकर 6.25% करने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि आरबीआई गवर्नर के रूप में अपनी पहली एमपीसी में मल्होत्रा ने 5 सालों में पहली आरबीआई दर में कटौती की है। गवर्नर ने यह भी कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नीतिगत रुख न्यूट्रल रहेगा, जिसका अर्थ है कि आने वाले महीनों में आरबीआई ज़रूरत के हिसाब से ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। देखिए, भारत में इस समय कंपैरेटिव टू बाकी जो देश हैं, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है और उसका एक सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन।
आरबीआई को रेट कट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो हमें अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना होगा। और उस दिशा में आरबीआई ने जो स्टेप लिया है, डिफ़िकल्ट डिसीजन था लेकिन लेना पड़ा। तो मुझे लगता है ये इकोनॉमिक स्थिति के लिए ठीक है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसमें जो भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उन सब में इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। आम जनता पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, हो सकता है क्योंकि रेट कट हुआ है तो शायद बैंक्स जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं या बाकी जो कंज्यूमर लोन्स हैं उसमें शायद थोड़ी रियायत दे दें, लेकिन क्योंकि 0.25 का कट है, अभी शायद हो सकता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अप्रैल तक का इंतज़ार करें और फिर कोई बड़ा डिसीजन लें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। बीजेपी गाय को माता मानती है लेकिन चुनावी बॉन्ड के नाम पर गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती और किसी भी हद तक गिर सकती है। तो इसमें नई बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो यही करती रही है। जिस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में गाय का मांस बेचने वाले लोगों से भी चंदा लिया हो, जो गौ मां को भगवान बोलते हो, वह व्यक्ति जब यह कृत्य कर सकते हैं तो यहां क्यों नहीं कर सकते? जो लोग लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम जेल में डाल देंगे, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 4 दिन बाद वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। अनेकों जगह पर हमने देखा है कि इन्होंने खरीद फरोख्त की है। तो इसमें नई बात क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। सरकार बनाने के लिए, रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए वो कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है। दिल्ली के मंत्री और बाबरपुर विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार गोपाल राय ने आज कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपके सभी उम्मीदवारों की बैठक हुई। उम्मीदवारों ने जो रिपोर्ट दी उससे पता चलता है कि दिल्ली में आप 50 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। आप दिल्ली में सरकार बनाएंगे। दिल्ली में माहौल बनाया जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। जो तथ्य दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो। आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफ़ी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल के द्वारा गाली गलौज पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन अंदर से उनकी हार की हताशा इस बात को दिखा रही है। कई विधायकों ने, कई कैंडिडेट्स ने ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फोन किए जा रहे हैं। दीक्षित ने आम आदमी पार्टी द्वारा उनके विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके रहस्य ही रह जाते हैं। जो उनके रहस्य सामने आते हैं, जैसे शराब के अलावा दूसरी चीज़ों के, उसमें ये बुरी तरह फंस जाते हैं। उनका रहस्य मजाक बन गया है। अब कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, वहीं अगर 15 विधायकों को ले भी लें तो क्या होगा। इनके ऐसे रहस्य हैं जो रहस्य रह जाते हैं, कभी सबूत नहीं मिलता, इनका कभी कोई रहस्य सामने नहीं आता। और जो इनके रहस्य सामने आते हैं शराब का और चीजों का, उस पे ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह। तो इनका रहस्य जो है मजाक बन गया है। मैं दूसरी चीज ये भी कहूंगा, भाई कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी कोई पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखें तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदेंगे और पार्टी में भी गड़बड़ किया उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं,
केजरीवाल जी ने कहा। तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा, आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने? सर वही तो मैं कह रहे हैं, वो 16 कौन है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्या वो जीत रहे हैं, क्या वो नहीं जीत रहे हैं, ये बिना कोई विधायक बने क्यों कॉल आएगा? मैं मान सकता हूं कल 12-1 बजे की बात हो, इनके पता चल रहा हो कौन से विधायक जीत रहे हैं, कांटे का खेल हो, 12-10 5-7 सीटें ऊपर नीचे जा रही हो तो कोई फोन करे। अरे तुम्हारी अगर 55-60 आ रही हैं तो फोन करने का कोई मतलब नहीं, बीजेपी की 45-50 आ रही है, फोन करने का कोई मतलब नहीं, कांग्रेस की 40 आ रही है, कोई फोन करने का मतलब नहीं, तो क्या मतलब है फोन करने का? ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा ये शगुफा है, ये अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, इस कारण से ये सब बयान देते हैं। आप चलो भाई, आप क्या कहते हैं, एग्जिट पोल आपको विश्वास नहीं है। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इन आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद अब केजरीवाल के इन आरोपों पर जांच के आदेश दिए गए हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बीजेपी की शिकायत को जांच के लिए एसीबी के पास भेज दिया है। हमको करना है ड्रामा, हमको करनी है शिकायत, हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ, अपने वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए, कार्रवाई करे एसीबी। कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला, कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ एसीबी दफ्तर। आपकी कंप्लेंट पे कितने लोगों को कॉल आई है? दे रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेन पे ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने अभी बता दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे, क्यों? मतलब एक एमपी होके मैं आपकी कंप्लेन, आपने ट्विटर पे जो पॉइंट किया, वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके साथ विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि संजय सिंह हो या कोई और, आपके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने जो घटिया आरोप लगाए हैं उसका जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है, लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है आतिशी मार लेना। अभी तक जमानत पर है एक मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। देखिए, एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं और एग्जिट पोल जिस तरह का भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कल तक का इंतजार करना चाहिए, परिणाम आने दीजिए। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, ये उनके मूड से स्पष्ट है और मुझे उम्मीद है कि कल दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। वहीं अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार इस मामले पर सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन में इस मुद्दे पर जवाब दिया और इसे एक सामान्य कार्रवाई बताया है। अब इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों की वापसी को अमानवीय बताया है। इवेंट देखे थे हम लोगों ने, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग
कोई दिन नहीं चूकता था जिस दिन ये नहीं कहते थे कि दुनिया में हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। सोचिए आप, जो लोग दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है, वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। जो विश्व कहने वाले लोग मौन घूम रहे हैं। और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी, इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है? जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को, आप सोचिए नोएडा में न जाने कितना बाजार हमने उनके हाथ में दे दिया होगा। हम कहते हैं हमारे लोग इलीगल पहुंच गए, वहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो गया। तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे। अगर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही होती, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर यहाँ होती, तो शायद वो 50 लाख और 1 करोड़ रुपए दे करके नहीं जाते। राजस्थान विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब देंगे। इससे पहले कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सत्ता पक्ष को चुनौती दी है कि वो सरकार के 1 साल की 5 प्रमुख उपलब्धियां बताएं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पे नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री को बोलना है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जितने भी लोग अब तक बोले हैं, खास तौर से सत्ता पक्ष के, उन लोगों ने बजट पे कोई चर्चा नहीं करी, अभिभाषण पे कोई चर्चा नहीं करी है। जो पिछला बजट दिया, कायदा ये होता कि हमने ये बजट दिया पिछले साल और इसका ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ, काम का लेखा जोखा सरकार बताती। कोई संविधान पे बोल रहा है, कोई पुरानी बातें कर रहा है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पे लेखा जोखा के नाम पे 0/0 एक आदमी एक उपलब्धि नहीं दे पाया। और जो उपलब्धियां बताई जा रही है, वो सारी उपलब्धियां वो है जो या तो हमने जिन कार्यों का इनॉग्रेशन कर दिया, या हमने टेंडर कर दिए, या हमने उसका शिलान्यास कर दिया, वो काम बताते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि 1 साल में कोई काम नहीं किया। मैंने 3-4 बार बीच में कहा कि मैं चैलेंज करता हूं तमाम सदस्यों को, तमाम सत्ता पक्ष के सदस्यों को, कि 5 काम सरकार के बता दे कि 1 साल में हमने ये 5 अचीवमेंट किए हैं। क्या अचीवमेंट किया? राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, और राइजिंग राजस्थान में जिले खत्म कर दिए। और जिन जिलों के अंदर सरकार ने कलेक्टर रहते हुए, सरकार के कलेक्टर रहते हुए, वहां जिलों के अंदर एमओयू किए गए कलेक्टर के साइन से, और वो जिले निरस्त कर दिए। तो इन्वेस्टर्स के साथ में एक तरीके से धोखा है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हाल ही में सऊदी अरब ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण नहीं होता, तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब के रुख में थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन अब ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब पर पलटवार किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब चाहे तो अपने देश में एक नए फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण कर सकता है। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर सऊदी अरब चाहे तो अपने देश में एक नए फिलिस्तीन राज्य का निर्माण कर सकता है, उसके पास इसके लिए पर्याप्त जमीन है। नेतन्याहू के इस बयान से दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि अक्टूबर 2023 में गाजा पर इजराइल के हमले के बाद सऊदी अरब ने इजराइल को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया। इस इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से फिलिस्तीनी राज्य को लेकर सवाल किया गया तो नेतन्याहू ने कहा कि हम ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेंगे जो इजराइल को खतरे में डाले। 7 अक्टूबर के बाद हम फिलिस्तीनी राज्य को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि वो फिलिस्तीनी राज्य था जिसे गाजा कहा जाता था। हमास के नेतृत्व में गाजा एक फिलिस्तीनी राज्य था और इसके बदले में हमें क्या मिला? होलोकास्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार।
हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।